हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 9 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर हुई है। तो 24वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी में 24वीं बैठक का आयोजन किया गया है। किसकी 24वीं बैठक? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड के टिहरी में किया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं उन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हो गए? गृह मंत्री अमित शाह जी हो गए। आपको याद रखना है, गृह मंत्री ही हमेशा इसके अध्यक्ष होंगे। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। अब हम क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करेंगे। क्षेत्रीय परिषद को समझने से पहले हम समझते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? इसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 22 दिसंबर 1953 को किया गया। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे फजल अली, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें सदस्य कौन थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? फजल अली, के.एम. पाडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। और इसमें से अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष फजल अली थे। इसका गठन क्यों किया गया? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों द्वारा राज्य बनाए गए थे, तो उन राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। इतनी जानकारी आपको पता हो गई। अब 30 दिसंबर 1955 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, अब 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? 1956 में लाया गया। इसके द्वारा भारत को 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को बांटा गया। और इसी अधिनियम के आधार पर जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। यह कैसा निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो जोनल परिषद यह एक संवैधानिक निकाय है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका गठन किया गया। 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। इन 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 के अधिनियम से किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से किया गया। अब इनका मुख्यालय कहाँ पर, इसको हम देख लेते हैं। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है, इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता में है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। एक क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, इसका गठन कब किया गया है? 1971 के अधिनियम से 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय शिलांग में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य में कौन कौन है? सिक्किम और 7 सिस्टर्स इसमें शामिल हैं। 7 सिस्टर्स जो उत्तर पूर्वी 7 राज्य हैं भारत के, वो इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 7 राज्य हो गए और एक सिक्किम, 8 राज्य हो गया। तो इसमें चूंकि हाल ही में इसका अभी नवीनतम गठित किया गया है 1971 में, इसमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, आपको याद रखना है। और इन सभी जो क्षेत्रीय परिषद हैं इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, तो ये इसके अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। जो भी गृह मंत्री होगा वो इसका इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा, आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसकी 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड के टिहरी में इसका आयोजन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं क्षेत्रीय परिषद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूरोप का पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? स्पेन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
स्पेन ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? म्यूरा फर्स्ट। ये कैसा रॉकेट है? पुनः प्रयोज्य मतलब दोबारा उपयोग में लिया जाने वाला रॉकेट है। किस कंपनी ने लॉन्च किया? PDL स्पेस कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट अटलांटिक महासागर में गिरा है, यानी कि जब यह सेटेलाइट को लेके गया तो सेटेलाइट को जहां स्थापित करना था वहां स्थापित करने के बाद ये रॉकेट कहां पर गिर गया है? अटलांटिक महासागर में गिर गया है और इसको पुनः उपयोग में लाया जाएगा। तो ये पुनः उपयोग में लाया जाने वाला रॉकेट कौन सा है? म्यूरा फर्स्ट है। किसने लॉन्च किया है? स्पेन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। म्यूरा का मतलब क्या होता है? तो लड़ने वाला बैल। स्पेन में बैलों की लड़ाई होती है, वहाँ बैलों को लड़ाया जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? म्यूरा। तो म्यूरा इसका नाम क्यों रखा गया है? इसका अर्थ होता है लड़ने वाला बैल, तो इसी के नाम पर म्यूरा फर्स्ट इसका नाम रखा गया है रॉकेट का। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, किस महाद्वीप पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है? तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। किस महाद्वीप की आकृति, किस महासागर की आकृति यस आकार की है? अटलांटिक महासागर की आकृति यस आकार की है। टाइटन पनडुब्बी अभी हाल ही में टाइटन पनडुब्बी चर्चा में थी, तो टाइटन पनडुब्बी हाल ही में कहाँ पर डूब गई है? तो अटलांटिक महासागर में डूब गई है। इस पनडुब्बी में 5 अरबपति थे जो टाइटन जहाज जो डूबा हुआ था अटलांटिक महासागर में, वहाँ उसके मलबे को देखने जा रहे थे। तो ये 5 लोग इस टाइटन पनडुब्बी में सवार होकर टाइटन जो जहाज था उसके मलबे को देखने जा रहे थे, और समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई तक जाने के बाद जो यह पनडुब्बी थी यह समुद्र का प्रेशर नहीं सहन कर पाई और ये ब्लास्ट हो गई। तो इसमें 5 लोग क्या हो गए? मारे गए। जितने लोग गए थे इसमें सभी लोग मारे गए। तो यह पनडुब्बी चर्चा में थी। कहाँ पर डूब गई थी? अटलांटिक महासागर में डूब गई थी, आपको याद रखना है। स्पेन की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वाल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध ब्रिटेन देश से है। वाल्कन 2020 परियोजना का संबंध ब्रिटेन देश से है। कैसी परियोजना है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली लेज़र इस परियोजना के द्वारा बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 6 वर्षों में इसका निर्माण किया जाएगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेज़र बनाया जाएगा। 2020 नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि यह 20 गुना अधिक शक्तिशाली होगा और 20 किलो जूल ऊर्जा इससे उत्पन्न होगी, इसलिए 20 यहाँ से और 20 यहाँ से इसको मिलाकर 2020 इसका नाम रखा गया है। तो वाल्कन 2020 परियोजना ये ब्रिटेन की परियोजना है और इसके द्वारा सबसे शक्तिशाली लेज़र बनाया जाएगा 6 वर्षों में, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, लीगो इंडिया कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसको हिंगोली महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। कहाँ तक जाएगा? लैग्रेंज पॉइंट 1 तक यह जाएगा। लगभग 125 दिन में यह पहुंचेगा। आदित्य L1 मिशन जो भारत का है, यह भारत का सूर्य मिशन है, आपको याद रखना है। इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। 125 दिन में यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा और अपना काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनको हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया है? 2023 आप सभी में दोनों में लिख लीजिएगा। ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। दोनों आपको याद रखना है। बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर पुरुष में किसको बनाया है? पुरुष में राफेल नडाल को बनाया है। और महिलाओं में किसको बनाया है? महिलाओं में ईगा स्विटेक को बनाया है। इसको भी आपको नोट करना है। ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक वीडियो यहाँ आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित जो एक शार्ट वीडियो उसकी जानकारी वहाँ से लगभग 10-12 ब्रांड एम्बेसडर 12 से 13 ब्रांड एम्बेसडर उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ 19वें एशियाई खेल का? कई बार हमने बताया है हांगजो चीन में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो ये 2 लोग
समारोह, जब उद्घाटन समारोह हो रहा था उसमें ध्वजवाहक थे भारतीय दल के, और समापन कार्यक्रम में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? पीआर श्रीजेश, ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। दोनों आपको याद रखना है, समापन में कौन ध्वजवाहक था और उद्घाटन में कौन ध्वजवाहक था। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है, इसने 201 गोल्ड जीता है, और कुल पदक उसने कितने जीते हैं? 383 पदक। कल की वीडियो जो रात में 9 बजे आई उसमें हमने 382 बता दिया, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 383 पदक टोटल चीन ने जीते हैं, जिसमें से 201 गोल्ड चीन ने जीता है। दूसरे स्थान पे जापान है, इसने 52 गोल्ड जीता है। तीसरे स्थान पे कोरिया रिपब्लिक है, इसने 42 गोल्ड जीता है। और चौथे स्थान पे अपना भारत है, जिसने 28 गोल्ड जीता है। 4 ही देश ऐसे थे जिन्होंने 100 पदक से अधिक प्राप्त किया है। भारत ने कुल कितना प्राप्त किया है? 107 पदक प्राप्त किया है। इसमें भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल प्राप्त किया है, आपको याद रखना है। एशियन गेम्स 2023 जो हांगजो चीन में खेला गया है, इससे संबंधित एक वीडियो हमने रात में 9 बजे बनाई हुई है, कल रात में अपलोड हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पर भी वह वीडियो मिल जाएगी आपको। आप वहां से एशियन गेम्स से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भारतीय दल के जो 28 गोल्ड हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है, और अन्य जो एशियन गेम्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को इसका अध्यक्ष तीसरी बार बनाया गया है। भारत को तीसरी बार इसका अध्यक्ष बनाया गया है। AIBD इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये AIBD का फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई? 1977 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर इसका? कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। और 21वें सम्मेलन जो इसका AIBD का 21वां सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पोर्ट लुइस मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? गौरव द्विवेदी, जो प्रसार भारती के CEO हैं, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसी में AIBD के अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। तो इसमें भारत को बनाया गया है तीसरी बार, आपको याद रखना है। अब हम स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखते हैं। भारत 2023 में होस्ट किस किस का रहा है, या किसका अध्यक्ष रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो SCO 2023 का आयोजन भी भारत में किया गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन भी भारत में किया गया है। G20 2023 का आयोजन भी भारत में किया गया। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भी भारत में किया गया है। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष भी भारत रहा है 2023 में। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन भी भारत में किया गया है। तो ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। प्रयागराज में कहाँ पर? प्रयागराज के बगरौली वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। एयरफोर्स परेड की अध्यक्ष किसको बनाया गया था? शालिजा धामी जी को एयरफोर्स परेड की अध्यक्ष बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। आदर्श वाक्य क्या है वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का? नभा स्पर्शम दीप्तम, नभा स्पर्शम दीप्तम, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है आकाश को गौरव के साथ छूना, इसका अर्थ होता है। एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? विवेक राम चौधरी, ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। आर हरि कुमार, ये किसके अध्यक्ष हैं? आपको कमेंट करके बताना है। आर हरि कुमार किसके अध्यक्ष हैं? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका आयोजन असम में किया गया है। असम में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना स्टार्ट की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना। ये कैसी योजना है? ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना है। इसमें लाभ किसको दिया जाएगा? कर्मचारी, पेंशनभोगी और इनके आश्रित परिवार, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या जो पेंशन पा रहे हैं, उनके आश्रित परिवार और उन लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। कैसा फ़ायदा मिलेगा? तो ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ये लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, और उसका पहले इनको भुगतान करना पड़ेगा, और जो भुगतान करेंगे उसकी बिल ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी, और यहाँ से
सरकार द्वारा इसको ऑनलाइन उनका भुगतान प्रतिपूर्ति कर, प्रतिपूर्ति का मतलब जो उन्होंने पैसा दिया है उसको उनको वापस कर दिया जाएगा। तो पहले तो इनको जहाँ ये चाहते हैं उस हॉस्पिटल में इनको पैसा दे के इलाज कराना पड़ेगा, वहाँ से बिल लेंगे और उस बिल को यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद सरकार द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंदर, ऐसा नहीं है कि इनको 2-3 साल तक दौड़ाया जाएगा, एक निश्चित समय सीमा होगी, उसके अंदर इनका जो बिल होगा उसका भुगतान इनको कर दिया जाएगा और भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा। ये कैशलेस सुविधा है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से ही इनका भुगतान किया जाएगा। इनके बैंक अकाउंट में जो पैसा इनके द्वारा खर्च किया गया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये योजना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, असम से अलग होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो असम से नागालैंड अलग हुआ 1963 में। इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय अलग हुआ 1972 में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अलग हुआ 1987 में। अभी जो हमने आपको बताया था 7 सिस्टर्स, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के 7 राज्य, वो कौन कौन से हैं? तो यही हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 राज्य हैं 7 सिस्टर्स के अंदर ये आते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तटशोर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहाँ पर? महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु महाबलीपुरम में तटशोर मंदिर स्थित है। ये कौन से देवता का मंदिर है? तो भगवान महादेव और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, यह भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया, जिसके कारण इसको हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाया गया है। भारत का पहला 24, अभी स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव, ये गुजरात का गांव है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है भारत की पहली सौर सिटी किसको बनाया गया है? तो सांची मध्य प्रदेश को बनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है, किसको बनाया गया था 100% सौर ऊर्जा से संचालित, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? इजराइल के विरुद्ध हमास द्वारा यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। इजराइल के विरुद्ध यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के द्वारा यह ऑपरेशन स्टार्ट किया। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अब सबसे पहले हम समझते हैं हमास कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है और फिलिस्तीन कहाँ पे है। तो यह जो एक नक्शा आप देख रहे हैं, ये पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। यह जो नक्शा है ये पहले क्या हुआ करता था? फिलिस्तीन हुआ करता था। जो अभी फिलिस्तीन यहाँ पर है, ये जो भाग है ये फिलिस्तीन है, और यहाँ वाला भाग ये फिलिस्तीन का आतंकी संगठन यहाँ पे हमास रहता है। तो ये फिलिस्तीन का भाग है और ये इजराइल का भाग है, लेकिन पहले ये पूरा भाग क्या हुआ करता था? फिलिस्तीन हुआ करता था। यहाँ पर यहूदियों को शरणार्थी के रूप में लाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शरणार्थी के रूप में यहूदियों को लाया गया था, और धीरे धीरे यहूदियों द्वारा फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया गया, और फिलिस्तीन को केवल ये भाग और ये भाग मिला। यानी फिलिस्तीन अब इतना हो गया है, और ये पूरा भाग जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ये क्या हो गया है? ये इजराइल हो गया है। तो अब आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमास कहाँ पे है? ये हमास हो गया, ये हमास हो गया, ये फिलिस्तीन हो गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, नाम ऑपरेशन अल अक्सा क्यों रखा गया है? क्योंकि यह जो ऑपरेशन चलाया गया है ये अल अक्सा मस्जिद के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, और हमास द्वारा कहा गया है कि यह जो ऑपरेशन हम अल अक्सा फ्लड चला रहे हैं, ये जो मस्जिद है यहाँ से यहूदियों को साफ़ करने के लिए हम यह ऑपरेशन चला रहे हैं। किसके द्वारा कहा गया है? हमास के आतंकियों द्वारा कहा गया है। यहाँ पर जो स्थान है यही पूरे विवाद का कारण है, यह जो स्थान है यही पूरे विवाद का कारण है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको जेरूसलम कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को जेरूसलम कहते हैं। और यहाँ पर एक मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है? अल अक्सा मस्जिद। तो इस स्थान को हमने यहाँ पर एक बड़े से भाग में बनाया हुआ है। यह जो स्थान है जेरूसलम, ये 35 एकड़ भूमि में एक यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, और यह जो मस्जिद है ये यहूदियों का और इस्लाम का दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। यही विवाद का कारण है। इसी को अपना बनाने के लिए दोनों देशों में विवाद हो रहा है। किसमें? फिलिस्तीन में और इजराइल में। अब हमास द्वारा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया, तो इसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन
आयरन स्वॉर्ड चलाया। इसको आपको याद रखना है, इजराइल द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया गया और हमास द्वारा ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड चलाया गया। कब चलाया गया? तो 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर 5000 रॉकेट यहाँ पे दाग दिए गए। किसके द्वारा? हमास के द्वारा। अब क्यों दागे गए 7 अप्रैल को ही? क्योंकि 7 अप्रैल को यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता था, सुकोट त्यौहार। सुकोट त्यौहार ये यहूदियों का त्यौहार होता है, यहूदियों द्वारा मनाया जाता है। तो उसी त्यौहार के दिन ही हमास द्वारा इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दाग दिए गए और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। अब इसके अपोजिट यानी कि इसको काउंटर करने के लिए इजराइल द्वारा हमास पर अटैक कर दिया गया है और इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है? आयरन स्वॉर्ड इसका नाम रखा गया है। विवाद का कारण क्या है? जेरूसलम, यह जो स्थान है, इस स्थान को अपना बनाने के लिए यह विवाद हो रहा है। 35 एकड़ की भूमि है, इसमें एक मस्जिद है जिसको अल-अक्सा मस्जिद कहते हैं। इसी मस्जिद के नाम पर यहाँ पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा है? ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड रखा है। अब यह जो मंदिर है, यह इस्लाम मंदिर नहीं मस्जिद है, यह इस्लाम का पवित्र स्थल माना जाता है। और यहाँ पर यह जो स्थान है, चूँकि यहाँ पर जब नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लोग ज़्यादा हो जा रहे थे, तो यहाँ पर एक अलग से स्थान बनाया गया है जिसको डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। इस पर अभी हाल ही में 2021 में इजराइल द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया था और कहा गया था कि यहाँ पर आतंकी संगठन यहाँ पर छुपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इजराइल द्वारा अटैक किया गया था। तो इजराइल को यहाँ पर बार बार यहाँ इजराइल अटैक करता रहता है, इसलिए इजराइल को यहाँ से साफ करने के लिए इस्लाम द्वारा या हमास द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड चलाया गया। अब यहूदी क्यों इसको पवित्र मानते हैं? तो यहाँ पर यह जो चारों दीवार दिख रही है, इसमें से यह जो दीवार है जो आपको ये ब्लू कलर की दिख रही है, यह दीवार इसको यहूदी अपना पवित्र मानते हैं, पवित्र दीवार के रूप में इसको मानते हैं। और यहाँ पर पर्ची रखते हैं, इसको विलिंग वॉल मानते हैं, यानी कि इच्छा पूरी करने वाली दीवार इसको माना जाता है। और यहाँ पर पर्ची रखी जाती है और ऐसा मान्यता है यहूदियों की, यहाँ पर पर्ची रखने से उनकी इच्छा जो है, मन की इच्छा, वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए इस जो स्थान यानी कि यह जेरूसलम स्थान है, यहाँ पर यह जो 35 एकड़ भूमि है, इसी के लिए दोनों का विवाद चल रहा है। यहाँ पर अटैक करते रहते हैं यहूदी और इसको प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे स्थान को, इस पूरे स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। विवाद यही चल रहा है कि यह किसका होगा, उसी के लिए दोनों देशों का विवाद चल रहा है। और जो आज के विवाद का कारण है, जो इस समय चर्चा में चल रहा है, वो भी जेरूसलम ही है, यानी यही विवाद का कारण है। इनके द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड चलाया गया। कहा गया कि हम यहाँ से यहूदियों को साफ करना चाहते हैं। इनके द्वारा जो ऑपरेशन इसको काउंटर करने के लिए चलाया गया वो आयरन स्वॉर्ड चलाया गया। किस दिन इन्होंने अटैक किया था? हमास ने सुकोट त्यौहार के दिन अटैक किया था। सुकोट त्यौहार किसका त्यौहार है? ये यहूदियों का त्यौहार है, आपको याद रखना है। और एक कारण और है कि और इसमें जो है ये जो अटैक किया गया है, अब इसमें फ़िलिस्तीन के आसपास के जो इस्लामिक देश हैं वो भी इसका सपोर्ट करने लगे हैं। जैसे इजिप्ट हुआ, इजिप्ट यहाँ पे है, इजिप्ट हुआ, लेबनान हुआ, फिर उसके बाद सीरिया हुआ, ईरान हुआ, ये सभी देश फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करने लगे। चूँकि ये इस्लामिक देश हैं तो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1967 में एक युद्ध हुआ था। इजराइल ने अकेले ही फ़िलिस्तीन को और इसके अन्य जो इस्लामिक देश सपोर्ट में थे, ये सारे देश जो अभी हमने बताए, इन सभी देशों को अकेले ही पराजित किया था। तो इसका भी कारण है कि अब यहाँ से फ़िलिस्तीन द्वारा भी इस पर अटैक किया जा रहा है। किस पर? इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? जितने भी इस्लामिक देश हैं वो अब इसका सपोर्ट खुल के करने लगे हैं। तो ये पूरे विवाद का कारण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यह जो विवाद चल रहा है, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड क्या है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है, सुकोट त्यौहार क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।